आज मैं अपनी पहली कहानी लिखने जा रही हूँ, उस वसीयत के बारे में जो मुझे मेरे नाना से मिली, या यूं कहूँ उनके गुजर जाने के बाद हमें प्राप्त हुई। वसीयत अक्सर पोता पोती के नाम होती है, मगर यह अनमोल वसीयत मुझे प्राप्त हुई। शायद मैं उसकी असली हकदार थी, एक नाती होते हुए भी। उनके ना होते हुए भी उनका एहसास हर पल हमें घेरे हुए है। उन्हें गुजरे कुछ 5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे मानो कल ही की बात हो, जब मैं उन्हें हंसाने के लिए खुद को ताल देते हुए नृत्य किया करती थी। कुछ कहानी कितनी जीवंत होती है, कुछ ऐसा ही मैं महसूस कर रही हूँ। आशा है आप खुद को इसके अक्षरों में पिरोते हुए मुझसे जोड़ पाएंगे। जिस वसीयत का जिक्र मैंने प्रारंभ में किया था, वह एक संदूक में लिपटी हुई मेरे नाना नानी की अमानत थी, जिसे देखकर हमारे हाथ और आंसू दोनों ही न रुक सके थे। याद आता है मुझे वह पल जब वो मेरी कलम अक्सर ले लिया करते थे। उनके समीप बैठकर मैं गणित के सवाल किया करती थी और मेरे कलम रख देने पर वह नाना के हाथों में आ जाया करती थी। वह कलम से कुछ अपने हाथ पर लिखते और फिर उसे रख देते। एकाएक मैंने जब उनका हाथ पकड़ा, वह स्पर्श मुझे आज भी याद है। उसे देखा, एक दिल, और दिल में लिखा होता था डीबीटी। डीबीटी अर्थात दमयंती बलवंतराय ठाकर। वह अक्सर अपनी हथेली पर नानी का नाम लिखा करते थे। उनकी उम्र 88 वर्ष थी, परंतु उनका प्रेम 16 वर्ष सा जवान था। मेरे नाना जी श्री बलवंतराय ठाकर को हम प्यार से ठाकर साहब कहकर बुलाते थे। बहुत सी प्रतिभा के धनी, मजबूत दिल व बड़े ओहदे के अफसर हुआ करते थे। उनकी कहानी किसी फिल्मी जिंदगी से कम न रही, पर उसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। अक्सर बच्चे अपने दादा दादी की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं, परंतु मैं उन कुछ धनी लोगों में से थी जिसने नाना जी के किस्सों का किटोरा अपने पास बचपन में ही कैद कर दिया था। वह कभी हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करते और सलाह भी देते तो एकदम सटीक। काफी समय हम साथ में बिताया करते थे। नानी के गुजर जाने के बाद यह महसूस होता कि वह कितना अकेला महसूस किया करते थे। हम जो समय बिता पाते वह उनके साथ बिताते, परंतु बाकी समय में वह काफी शांत बैठे रहते और शायद मन ही मन अपनी दमयंती यानी नानी जी से बात किया करते थे। कुछ किस्से ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि वह कुछ अनजाने में हुई भूल थी जिसका एहसास मुझे ठाकर साहब को खो देने के बाद हुआ था। उनके अंतिम समय में ठाकर साहब बीमार रहने लगे थे। मेरी माँ उनकी पूरे दिन देखभाल करती। कॉलेज से आकर हम भी उनकी देखभाल करते। आज़ादी के दिनों में देश के लिए लड़े श्री बलवंतराय ठाकर साहब अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन दिनों मेरे कॉलेज की परीक्षा प्रारंभ होने को थी। दिवाली का समय था और हमारे मोहल्ले से कुछ ही दूर हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे, जिसकी चर्चा अखबारों और टेलीविजन पर थी। बाहर निकलना बंद था, रास्ते बंद थे। रात के कुछ 9 बज रहे थे। उनकी सांसें थमने लगी थी। हम उनके पास थे। उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। समय को देखना चाहते थे शायद कि किस घड़ी में वह हमसे विदा लेकर अपनी डीबीटी के पास जा रहे हैं। मेरा हाथ वह बार बार छुपा रहे थे और वह कोमल हाथों का स्पर्श मुझे मंजूरी नहीं दे रहा था कि मैं उनका हाथ छोड़ूं, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि जिस पल मैंने यह हाथ छोड़ा वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जैसे ही मैंने वह हाथ छोड़ा, हमारे ठाकर साहब हमें छोड़कर चल दिए। उस स्पर्श के लिए मैं आज भी तरसती हूँ। हर बुजुर्ग व्यक्ति को देख उनका हाथ थाम उस स्पर्श को फिर महसूस करने को जी चाहता है, पर शायद अब वह कभी प्राप्त ना होगा। ठाकर साहब को गुजरे महीना हो चला था, परंतु उनकी यादों से माँ और मैं सदा लिपटे रहते। उनका चश्मा आज भी हमारे पास है, जिसे पहनकर वह लिखा करते थे। एक दिन दोपहर को माँ और मैं उनकी संदूक लिए बैठे थे, जिसमें से हमें वह वसीयत प्राप्त हुई जिसका जिक्र मैंने प्रारंभ में किया था। मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी कहानी वक्ता है, और फिर बस क्या था,
उन्होंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें मेरी नानी के जीवन की चर्चा थी कि किस तरह वह नाना जी से मिली, बिछड़ी और फिर मिली। जीवन के हर पहलू को मेरी नानी यानी हमारे ठाकर साहब की डीवीडी ने संजो कर रखा था। और यही नहीं, नानी के गुजर जाने के बाद ठाकर साहब ने उनकी कहानी को पूरा भी किया था। यही तो था उनका प्रेम अपनी डीपीटी से। उन दोनों द्वारा लिखित उनकी जीवनी को हमने वसीयत की तरह संभाल कर रखा है, क्योंकि हमारे लिए वह किसी वसीयत से कम नहीं। अन्यथा मैं ये कहानी कभी ना लिख पाती और ना ही मुझ में एक लेखक बनने की चाह होती। अंततः आप सभी से विदा लेते हुए अपने ठाकर साहब के चरणों में समर्पित मेरी ये कहानी आशा है आप सभी को पसंद आएगी।